आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। 11th का ही नहीं, मैं तो ये कह दूं पूरी फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है इसे, क्योंकि आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ने वाले हैं 11th प्लस 12th, उनमें जैसे कि 11th में पार्ट पढ़ेंगे, आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, वेव वगैरह पढ़ेंगे, तो इसमें मैकेनिक्स में ज़्यादातर चीज़ें बिना वेक्टर के आप नहीं सॉल्व कर सकते। वेक्टर के रूल आपको आने ही चाहिए। वेव्स में भी अगर वेक्टर नहीं लगता है फिर भी सारे के सारे रूल वेक्टर जैसे ही बनते हैं। फिर आपका इसमें 11th में एक पोर्शन बचेगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपका वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ऐसे ही 12th का 70% फिजिक्स का भाग बिना वेक्टर के, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरी आप बिना वेक्टर के नहीं समझ सकते सही से। आप कुछ चीजें समझ सकते हैं, जैसे कि वहां पर ऑप्टिक्स हो गई, मॉडर्न फिजिक्स हो गई, एटम के बारे में हो गया, वो समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए 11th-12th की फिजिक्स का मेजर पोर्शन आप ये कह दीजिए कि 70% फिजिक्स बिना वेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के नहीं पढ़ी जा सकती। तो ये जो चैप्टर है, आपको उम्मीद है ये लगने लगा होगा कि हाँ बड़ा महत्वपूर्ण है, वास्तव में भी है। जैसे आप पूरी फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर एक आध रिपीटर देख रहा होगा वो मेरी बात को समझ रहा होगा। अगर आप फ्रेशर 11th क्लास में है तो तुम्हें बता दूं ये जानकारी के लिए, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, मैं तो ये कह देता हूं बच्चों से कि 12th क्लास में आप कुछ भी मत पढ़ के आइए। अगर 11th नहीं भी पढ़ी हुई है, अगर एक चैप्टर पढ़ के आए हो वेक्टर, तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। 80% फिजिक्स आपको समझ में आती रहेगी। ठीक, तो ये इतना महत्वपूर्ण है। अब वेक्टर होता क्या है, इतने गुणगान कर रहा हूं तो काम की बात पे आता हूं इसकी पे कि ये क्या चीज है। समझते हैं कि इसमें हम बताने जा रहे हैं सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटी हो, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, जो मैं अलजेब्रा बताऊंगा उसको फॉलो करें। ठीक, ऐसी सारी क्वांटिटियों के लिए एक स्पेशल नाम तरीके से हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर नाम ले दूं लड़का, तो यहाँ पर सारे के सारे 11th क्लास के बच्चे, 12th के बच्चे, क्लासेस के बच्चे सब आ सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने एक नाम डिसाइड कर दिया है वेक्टर, वो सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज के लिए है। जैसे फोर्स के लिए, मोमेंटम के लिए, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और आगे 12th क्लास की फिजिक्स में जैसे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, सारी की सारी चीजें सब वेक्टर क्वांटिटी होंगी और सब एक ही अलजेब्रा को फॉलो करती रहेंगी। कौन से? जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तो सिर्फ गुणगान ही कर रहा हूं, तो गुणगान ही करता रहूंगा, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, वेक्टर को थोड़ा सा आपको फील होने लगे कि वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हम जो शुरू करेंगे उसमें हम बताएंगे इसके रूल्स और अलजेब्रा के बारे में। तो अब पहले हम जानते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। पिछला हमने चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट समझा है। आज हम पहले फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांट के समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? n इंटू यू, यानी कि n क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड, और u क्या है बच्चों? यूनिट। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके मेरा वजन 65 किलोग्राम, तो इसमें 65 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, और किलोग्राम ये यूनिट थी। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज नॉर्मली लिखी जाती है वो लिखी जाती है मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो टाइप की, एक को कहते हैं स्केलर और एक को कहते हैं वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब स्केलर और वेक्टर में अंतर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक, अच्छा, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होती है, ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और क्या नहीं होता वो थोड़ा सा आपको वेक्टर समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि बची कुछ क्वांटिटी स्केलर। आप थोड़ा बहुत ये जानते ही हैं, बेसिक जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा और बातें बताऊंगा इसके बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि 5 किलोग्राम या 50 किलोग्राम वजन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई, यानी कि ऐसी क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दोस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे लिख दो। ठीक, तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्या होते हैं उन्हें समझो तो आपको सारी सही चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। अब ऐसे कैसे कह रहा हूं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजों के बारे में क्यों कहा? पहले यहां मैग्नीट्यूड के बारे में और चीजें समझ लो। जैसे कि 5 किलोग्राम वजन हो गया, 5 मीटर डिस्टेंस कह दो आप। ठीक, अब जैसे मैं कह दूं कि मेरे यहां से आगरा 50 किलोमीटर डिस्टेंस है, जैसे मेरी पोजीशन ये बी है और यहां से मैं आगरा ए पे पहुंचना चाह रहा हूं, तो ये 50 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो यानी कि मुझे आगरा पहुंचने के लिए 50 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये 50 किलोमीटर का जो चलना है ना, इसका ये हो गया एक मैग्नीट्यूड, 50 किलोमीटर डिस्टेंस चलना। लेकिन अगर मैं 50 किलोमीटर इधर चल लूं, इधर चल लूं, इधर चल लूं, इधर चल लूं, इधर चलूं, कभी जिंदगी में आगरा पहुंच पाऊंगा क्या? 50 किलोमीटर अगर मैं इधर ही चला तो ही तो आगरा पहुंच पाऊंगा, क्योंकि आगरा इधर है। बात समझ में आई थोड़ी बहुत? यानी कि ये 50 किलोमीटर मैग्नीट्यूड के साथ अगर आपके पास सटीक डायरेक्शन नहीं होगी तो आप काम में गड़बड़ करने वाले हैं।
ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ना, ये मैग्नीट्यूड, इसके अलावा डायरेक्शन भी होनी चाहिए। किसी के पास अगर 50 किलोमीटर डिस्टेंस ही पता होता उसे, तो उसको कहते हैं आप स्केलर क्वांटिटी। अगर मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी है, तभी आप उसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? ठीक, तो इसमें क्या होगा, इट हैव मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो हैव डायरेक्शन। तो ये दो चीजें हो गई वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, ये बेसिक डिफरेंस है, ये सबको पता है। लेकिन अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएं तो भी जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मान लो ये 3 एम्पियर करंट आ रहा है और इधर से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये पक्का होगा कि इसमें से 7 एम्पियर करंट जाएगा, यानी कि इधर से आने वाली डायरेक्शन है तो इधर जाने वाली डायरेक्शन है, यानी कि ये जो होता है ना करंट, ये डायरेक्शन वाले रूल को फॉलो करता है। डायरेक्शन पे करंट की डायरेक्शन भी होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी होता है, मगर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। अब ये समझाता हूं वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का मतलब क्या होता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए आप एक पोजीशन ए से पहले बी जाते हैं, ठीक है, और बी से मुड़ करके ऐसे सी पहुंचते हैं। मान लीजिए आप ए से बी चल रहे हैं 4 किलोमीटर और बी से सी चल रहे हैं 3 किलोमीटर, तो आपसे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो ये कितना होता है, 5 किलोमीटर। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट कब, जब मैं 90 डिग्री पर ऐसे चला। अब देखो मैं क्या करता, ए से बी चला 4 किलोमीटर, ए से बी गया 4 किलोमीटर, फिर बी से सी यहां तक आया और 3 किलोमीटर चल के आया। कितना चल के आया हूं वापस, बी से सी चल के आया हूं 3 किलोमीटर। पहले ए से बी गया 4, फिर बी से सी चल के आया 3। तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि नेट डिस्प्लेसमेंट अब बचा है 1। तो एक बार जब मैं 4 और 3 को जब ऐड कर रहा था 90 डिग्री पर मुड़ करके, तब उनका रिजल्टेंट आ रहा था या डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 5, लेकिन जब डायरेक्शन इधर को हो गई तब वो डिस्प्लेसमेंट आया कितना, 1। अगर अब तीसरी चीज सोचो यहां पर, चलो मैं यहां बताता हूं आपको। चलो मान लो आप ए से बी जा रहे हैं और ए से बी आप 4 किलोमीटर पहले चले और फिर बी से सी आगे को ही 3 किलोमीटर और चले, बी से सी। तो आप देखेंगे कि अब की बार आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट ए से सी आया है वो आया है 7 किलोमीटर, एक बार आया था ए से सी 1 किलोमीटर और एक बार आया था 5 किलोमीटर। यानी ए सी अलग अलग हो सकता है, या ए बी प्लस बी सी जुड़ करके अलग अलग वैल्यू आ सकती है। ये इसीलिए क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो यहां पर 3 और 4, इनके बीच में भले ही 60 डिग्री एंगल हो, 3 ऐसे आ रहा हो 4 ऐसे आ रहा हो, तो भी इधर 7 ही आएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से किसी भी डायरेक्शन में आ रहे हो, जाएंगे इधर, तो उनका नेट सम 7 ही आने वाला है। जबकि यहां एंगल बदल जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट सेम आने वाला नहीं है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी उनमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकती है डिफरेंट डिफरेंट सम पर। अब सारी की सारी वैल्यू इस वाले केस में ये कहां से कहां तक लाई करने वाली है, 1 से लेके 7 तक के बीच। ऐसा भी हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी 7 आया है, ए बी प्लस बी सी यहाँ 5 आया है। ऐसा भी हो सकता है ए बी प्लस बी सी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 से 7 के बीच में कभी भी आ सकता है। यानी कि वेक्टर जब जोड़ते जाते हैं तब ये बात ध्यान में रखनी होती है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल क्या है, चाहे अब ये डिस्प्लेसमेंट थे चाहे अब ये वेलोसिटी हो, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो कुल मिलाकर के बात 3 आ जाती है कि ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी कर रही हो, वही क्वांटिटी कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी। तो आप वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ये 3 बातें लिख लीजिए। ये वैसी बात समझाने के लिए बताया था, इसको मिटा करके ये तीसरा पॉइंट आपके सामने और लिखे दे रहा हूं। इट ऑल्सो हैव डायरेक्शन एंड फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। ठीक बच्चों, तो यहां पर वेक्टर के बारे में ये इतनी बातें हो गई और स्केलर के बारे में ये इतनी बातें हो गई। ये बेसिक सी बातें थी। थोड़ा सा डिफरेंस इस बात का था जो मैं आपको डिस्प्लेसमेंट से ये जो लास्ट बात बता रहा था, ये आपने शायद पहले ना सुनी हो, लेकिन ऐसी बातें आप जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर मैं और वेक्टर को थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। फिर सबसे जरूरी चीज वेक्टर के बारे में आपको ये बताई गई है कि वेक्टर डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। डायरेक्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू और देख लीजिए, क्योंकि जब डायरेक्शन की बात आएगी तो क्वेश्चन ऐसे बनेंगे वेक्टर में जहां बार बार डायरेक्शन का इस्तेमाल होगा। वेक्टर में ही नहीं, आगे भी बार बार
सारे की सारी चीजों में वेक्टर में डायरेक्शन का इस्तेमाल होता रहेगा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो। तो पहले डायरेक्शन को समझ लीजिए। हमेशा एक तो ये रूल आपको पहले से भी आपने मैप वेप कुछ भी देखा होगा उसमें यही देखा होगा, डायरेक्शन के लिए किधर वाली डायरेक्शन नॉर्थ आती है और इसके अपोजिट में ये साउथ। इंडिया का ये मैप है, इसमें भी देखो नॉर्थ ऊपर आ रहा है, हमेशा ही ऐसा किया जाता है, ईस्ट को इधर और वेस्ट को इधर लिखते हैं। ठीक, ये इतनी ज्यादा आपको बातें आती हैं। फिर मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि अब इसके अलावा कोई डायरेक्शन हो, ये तो आपको मालूम पड़ गया कि ये न्यूज के बारे में कि NEWS कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन इतनी है, मगर कभी जरूरी थोड़े है कि आदमी ईस्ट में ही प्रॉपर चले कि ऐसे ही चल के जाएगा। आपको उस जगह पर पहुंचना है तो आप पहले ऐसे जाएंगे फिर ऐसे चल के जाएंगे, नहीं, आप शॉर्टेस्ट चलना चाहेंगे ना, आप यहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा पहले ऐसे जाए फिर ऐसे जाए, वो हमेशा ये वाला पाथ फॉलो करना चाहेगा कि नहीं। हाँ, तो फिर ऐसी डायरेक्शनों को लिखने का तरीका कुछ और होता है, इनको बोला भी कुछ ही और तरीके से जाता है। जैसे अगर मैं कहूं 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ऐसे मैंने कह दिया 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जब कह दिया तो आपको ध्यान में रखना है कि आप नॉर्थ के ईस्ट वाले भाग पे चलेंगे। देखो ऑफ नॉर्थ कहा है ना, तो नॉर्थ का और ईस्ट आप इस वर्ड पे हमेशा ध्यान देंगे और 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ेंगे नॉर्थ से और 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रखेंगे, तो ये आपका वेक्टर ऐसे बन के तैयार होगा। ठीक, ये जो आपका ये साइन बन रहा है वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आपके सामने ऐसे एरो बनाया ना मैंने, ऐसे ये एरो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वेक्टर को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आप कहते हैं ए वेक्टर है ये, तो इसमें ये वाला भाग कहलाता है वेक्टर का हेड और ये वाला भाग कहलाता है वेक्टर का टेल। अब किताबों में ऐसे अगर वेक्टर इतने बड़े बड़े बनाता रहा तो मैं कॉपियां ऐसे ही में भरता रहूंगा। है, छोटे में तो चलो कॉपी नहीं भर रही होती तो एक पेज में ए बना दो, एक में बी बना दो और पूरी भर दो, लेकिन अगर आपको इतने बड़े बड़े वेक्टर बनाने हो तो कॉपी ऐसे में भर जाएंगी। इसीलिए तरीका क्या बनाया जाता है, इस वेक्टर के ऊपर एक छोटा सा साइन ऐसे लगा दिया जाता है। हमेशा आपको पता चल जाए कि अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप उस पर ऐसे करके एक एरो लगा देंगे। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे एरो लगा हुआ मिलेगा, ये बता रहा होगा कि फोर्स कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। बोलो इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने कहा 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो आप नॉर्थ के ईस्ट वाले भाग में 30 डिग्री आएंगे और ये हो गया आपका 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और वेलोसिटी के बारे में कहा है तो आप कह सकते हैं v = 4 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। और अगर यहाँ पे पॉइंट O है और यहाँ पे पॉइंट A है तो आप OA वेक्टर को लिख सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर है तो ऐसे करके चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और ऐसे ही कुछ भी और कह दिया जाए, जैसे कि 2-4 क्वेश्चन और कराता हूं, इसे मिटा करके एक और कराता हूं। जो जी रहा हूं वजह तुम हो। मैंने कहा 60 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। W ऑफ ऐसे लिख दिया। पहले आपको हमेशा डायग्राम में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। यहां पर आप साउथ बना लें, यहां पर ऊपर नॉर्थ ही बनाना है हमेशा, साउथ यहां, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर, ठीक है। अब आपसे कहा गया 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ का वेस्ट किधर चलेगा, इधर की तरफ, तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ आप इधर बनाएंगे और 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। तो आप इस वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे लिखेंगे इधर से 60 डिग्री के एंगल पर, और ये कितने का है, 60 न्यूटन का फोर्स है। कौन सा 60 न्यूटन का तो फोर्स था, 45 डिग्री का एंगल था, और ये हो गया आपका OA वेक्टर। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, तो OA वेक्टर इज इक्वल टू 60 न्यूटन और किधर 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब आपसे कुछ भी और डायरेक्शन कह दी जाए, मैंने कह दिया होता मान लो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे कह दिया होता, तो आप क्या करते, नॉर्थ के वेस्ट में आते, वेस्ट ऑफ नॉर्थ और 30 डिग्री, तो इधर की तरफ 30 डिग्री घूमो और ये हो गया आपका 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आपसे कह दूं मैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आप क्या करेंगे, ईस्ट के नॉर्थ में 60 डिग्री आएंगे, तो ईस्ट से नॉर्थ इधर है और 60 डिग्री आ जाइए, ये हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्शन वाला ये सीन समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हर बार
ये ऑफ करके ऐसे करके ध्यान रखना है, फोर्स हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन, क्योंकि अब जब रिलेटिव वेलोसिटी वाला एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन जो जेईई वगैरह में आते हैं उनमें आपको ये डायरेक्शन हर बार बताई नहीं जाएगी, चित्र बना हुआ नहीं आएगा, वो कह देंगे हवा चल रही है वेस्ट ऑफ ईस्ट नॉर्थ में और पानी का जहाज जा रहा है इसमें, आप बताइए कि किधर की तरफ जहाज का जो झंडा है वो किधर की तरफ दिखाई देगा। ऐसे करके आपसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेक्टर पर रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए आपको अभी से ये पता होना चाहिए, ये बहुत सिंपल बात है, डायरेक्शन वायरेक्शन आप पहले से ही जानते हैं। चलो इसको मैं बढ़ाता हूँ आगे की तरफ, वेक्टर के बारे में और बातें आपको बताता हूँ। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डायरेक्शन के अगले बड़े महत्वपूर्ण भाग पे आते हैं जिसे हम रियल दुनिया में महसूस करने की कोशिश करेंगे। कैसे रियल दुनिया में? मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक रखा था 5 किलोग्राम का, अब इसका फोर्स लग रहे थे, तो फोर्स किधर किधर डायरेक्शन में लग सकते हैं आप खुद सोचिए, ऊपर की तरफ लग सकता है, नीचे की तरफ लग सकता है, लेफ्ट में, राइट में, क्या यही 4 डायरेक्शन है? नहीं, आप आगे की तरफ भी खींच सकते हैं और पीछे की तरफ भी, और ऐसे तिरछा उधर की तरफ भी खींच सकते हैं, लेकिन वो जो तिरछा होगा उधर की तरफ उसमें थोड़ा सा हिस्सा इधर वाला होगा, थोड़ा सा हिस्सा पीछे वाला होगा, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर वाला होगा। ऐसा आप पहले भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके थे, ऐसा 10th में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, 10th करके जब आप 11th में आए तब आपने उसको 2 डायरेक्शन में पढ़ा, रियल स्पेस को, रियल दुनिया को, क्योंकि फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी लग रही, इंसान दौड़ रहा है, वो 3 अलग अलग डायरेक्शंस में दौड़ सकता है। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, इसको आप रिलेट करके आगे मैथ में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का वेक्टर अलग से पढ़ने वाले हैं। मैं यहां पर आपको ये फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, इससे बहुत सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर होने लगेगी। तो साधारण बात आप ये समझिए कि आपकी जो रियल दुनिया है हमने उसको 3 भागों में बांटा हुआ है, 3 डायरेक्शंस में बांटा हुआ है एक्चुअली। एक ये एक्स एक्सिस है, एक ये वाई एक्सिस है, और ऐसे ही ये -x हो गई, ये -y हो गई। इसके अलावा एक और है जिसे हम कहेंगे z एक्सिस, ठीक। तो इधर की तरफ +z और इधर की तरफ -z। ये मैंने तिरछा सा बनाया है, ऐसे तिरछी कोई डायरेक्शन नहीं, ये तीसरी डायरेक्शन ऐसे है बाहर और अंदर की ओर, एक डायरेक्शन ऊपर और नीचे। आप देखो कोई भी यहाँ पर एक चीज है, एक मार्कर टना हुआ है जैसे, तो इस मार्कर पे मैं फोर्स किधर लगा सकता हूँ या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट किधर किधर कर सकता हूँ, ऊपर नीचे एक डायरेक्शन, आगे पीछे ये डायरेक्शन, लेफ्ट राइट, ये 3 डायरेक्शन है ना, लेफ्ट राइट। अब लेफ्ट राइट को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऊपर नीचे वाली को वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट कर, लेकिन आगे पीछे वाली डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी तक भी हमने पढ़ाई नहीं होता, इसीलिए इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है बोर्ड के बाहर हम लिख नहीं पाते, बोर्ड के ऊपर कहां लिखोगे यहाँ, और बोर्ड के अंदर कैसे लिखोगे, इसीलिए अंदर बाहर वाली डायरेक्शन कभी रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। इसीलिए यहाँ पर जब हम बड़े हो गए हैं, 11th में आ गए हैं, तो हमें रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका बताया गया है 3 डायमेंशन में, इसे कहते हैं जेड एक्सिस को तिरछा बना दिया जाता है। ये फील कीजिए, आप कभी भी ऐसी चीजें फील करनी हो, आप अपने कमरे का एक कोना देखिए, उस कोने में आप देखेंगे कि एक दीवार ये आ रही है, एक ऊपर वाली आ रही है और एक आगे वाली आ रही है। तो ये 3 दीवारों का जो कोना होगा, वहां से जो 3 दीवारें आ रही है, एक हो गई आगे की तरफ जेड एक्सिस, एक ये लेफ्ट राइट वाली एक्स एक्सिस, ये ऊपर नीचे वाली वाई एक्सिस। ऐसे करके आप इमेजिन कर लिया कीजिए। और ये जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, रियल दुनिया ये 3 डायरेक्शन में आपकी बनी रहेगी हमेशा। अब इनको वेक्टर की भाषा में इस एक्स एक्सिस को आई कैप से और वाई एक्सिस को जे से और जेड एक्सिस को के से रिप्रेजेंट करके चला जाता है। तो ये पॉजिटिव के हो जाता है और ये पॉजिटिव जे और ये माइनस के जे हो जाता है, ऐसे ही नेगेटिव में, ऐसे ही ये माइनस का आई हो जाता है, ऐसे ही ये प्लस का जेड प्लस का के है, ऐसे ही माइनस का जेड माइनस का के है। आप इन 3 डायरेक्शन को ध्यान में हमेशा रखिए, फिर प्रॉपर ऐसे ही काम करना है जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हुए आए हैं। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे करते हुए आए, आप एक्स की तरफ 3 चले, वाई की तरफ 4 चले, तो आप पॉइंट कैसे लिखोगे, यहां से लेके यहां तक 3, तो ये हो गया 3,0। अब ऊपर की तरफ चले 4, तो ये हो गया 3,4। ऐसे आप लिखते हैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहां पर जब बात आती है जेड के बारे में, और क्योंकि आपकी रियल दुनिया तीनों डायरेक्शन में है, तो आप बाहर को भी तो चल सकते हैं, तो 3 आगे चले, 4 ऊपर चले, 5 इधर भी चल सकते हैं। तो यहां पर मैं पहुंचूंगा कैसे, लेकिन ये भी डायरेक्शन तो मेरे पास है ना बच्चों, तो फिर मैं इसको कहीं ना कहीं तिरछा करके ऐसे लिख देता हूं और ये हो जाते हैं आपके कोऑर्डिनेट 3,4,5। और ये नया एक कोऑर्डिनेट और आ चुका होता है जो जेड कोऑर्डिनेट कहलाता है, और आप इसे जेड कोऑर्डिनेट ना कह करके आप ये भी कह सकते हैं कि ये के कैप है, ये जे कैप है और ये आई कैप है। तो कभी भी आपको वेक्टर भी इसी प्रकार से बना हुआ मिलता है। आप वेक्टर को लिखने का तरीका भी यही होता है। रियल स्पेस में आप एक वेक्टर को लिखेंगे और कहां से शुरू किया है आपने, 0,0,0 से शुरू किया है। तो आप हमेशा जहां से शुरू करें और जहां पे खत्म करें, जैसे 3,4,5 पर पहुंचे 0,0,0 से, तो आप इसमें आई की तरफ लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे 3 - 0 आई, यानी कि आई में कितना डिफरेंस हो गया है मेरा, 0 से 3, तो आई की तरफ मैं चल गया हूं 3 - 0। तो ऐसे ही अगर आप जे लिखना चाहें तो उसे लिखेंगे प्लस में
जे की तरफ कितना चला हूं, 4 का डिफरेंस हो गया है तो 4 माइनस 0 जे कैप। ऐसे ही के में कितना डिफरेंस हो गया है, ये हो गया है 5 माइनस 0 के कैप। कोई भी वेक्टर यहां से ओ से लेकर ए तक रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है, ओ ए वेक्टर को फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये ए क्या कहलाएगा आपका हेड और ये ओ क्या कहलाएगा टेल, जहां से शुरू हुआ है। तो आप वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, हेड में से टेल आपको सब्ट्रैक्ट करना है और ओ ए वेक्टर बनके तैयार हो जाएगा और उसको लिखेंगे 3i कैप प्लस 4j कैप एंड 5k कैप। कभी भी कोई वेक्टर आपको ओरिजिन से शुरू करना हो तो ऐसे वेक्टर का नाम स्पेशल होता है और इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इसका नाम क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर। फिर दोबारा समझना, मैं जो आपको बात बता रहा हूं रियल फील करने की है, रियल दुनिया में। आपसे मैंने कहा कि आप ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ 3 चले हैं, वाई एक्सिस की तरफ 4 चले हैं, जेड एक्सिस की तरफ 5 चले, तो आप यहां से यहां पहुंच गए, इधर यहां पहुंच गए हैं, यहां से इधर की तरफ। इसे मैं कॉपी पे नहीं बना सकता, लेकिन मैंने एक रिप्रेजेंट करने का तरीका बना लिया है, यानी कि मैं एक्स की तरफ का मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 3। कैसे पता चला कि मैं 0 पे था 3 में पहुंच गया, तो मैंने 3 में से 0 घटाए तो 3 माइनस 0 आई, तो मैंने उसको एक्स की तरफ का डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लिया 3 माइनस 0। और ऐसे ही y की तरफ मैं चला हूं 4, तो 0 से 4 चला हूं तो नेट डिस्प्लेसमेंट 4 माइनस 0 जे। अगर मैं 1 से चला होता तो 4 माइनस 1 करता। ऐसे ही अगर मैं z की तरफ बात करूं तो 0 से, यहां तो 0 ही था अभी, 0 से इधर चला हूं 5, तो इसे लिखूंगा 5 माइनस 0 और k मतलब z और j मतलब y और i मतलब x। तो इस प्रकार से कोई भी पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। आगे आपको ऐसे वेक्टर बने हुए मिलेंगे, आपको फील नहीं होगा फिर कैसे आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको अभी से समझाता चल रहा हूं, इसको और डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। लेकिन रियल डायरेक्शन आपको ऐसे ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस i, वाई एक्सिस j और जेड एक्सिस k, और उनके उल्टी माइनस i माइनस j माइनस k। इस प्रकार से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये एक वेक्टर को बनाने का तरीका होता है। ये आपको बता रहा है 3 हम i की तरफ चले हैं, 4 हम j और 5 हम k। या फिर हम अगर इसको फोर्स कहते तो 3 न्यूटन हमने फोर्स i की तरफ लगाया है, 4 न्यूटन j की तरफ, 5 न्यूटन k की तरफ। अगर मैं वेलोसिटी कहता तो 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी i की तरफ है, 4 मीटर पर सेकंड j की तरफ है, 5 मीटर पर सेकंड k की तरफ है। यानी कि मैं 3 मीटर पर सेकंड तो इधर की तरफ दौड़ रहा हूं, 4 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मैं तिरछा ऐसे भाग रहा हूं तो इधर की भी कवर कर रहा हूं, मैं ऊपर की भी कवर कर रहा हूं और आगे की भी कवर कर रहा हूं, है कि नहीं। एक मच्छर ऐसे करके यहां से उड़ के उस कोने में गया तो वो थोड़ा सा x में भी चल रहा है, थोड़ा सा y में भी चल रहा है और थोड़ा सा z में भी चल रहा है। तो ये सब ऐसे वेक्टर के तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा सा समझ पा रहे होंगे। अब जैसे मैं आपके सामने ऐसे और कह देता कि मैं पहुंच गया हूं 2,3,5 पर, कहां से 0,0,0 से, तो बताओ इसका वेक्टर क्या बनाता। कुछ नहीं, आप इसमें से इसे घटाइए तो 2 माइनस 0 i कैप प्लस 3 माइनस 0 j कैप प्लस 5 माइनस 0 k कैप। और ये हो जाता आपका, मान लो ये पॉइंट a है और ये पॉइंट मान लो o है, तो आप o से a पर पहुंचे हैं तो o a वेक्टर लिखते ऐसे और हेड में से टेल ऐसे करके घटा देते और ये लिखा जाता o a वेक्टर बराबर 2i प्लस 3j प्लस 5k। मुझे उम्मीद है कि वेक्टर रिप्रेजेंट करने का ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 3 और 2 और 5 ये कुछ भी हो सकते हैं, ये फोर्स हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, फील्ड हो जाए। 3 न्यूटन प्रति कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, 5 का इधर है, 4 का इधर है, ऐसे करके ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज आप 12वीं तक पढ़ते रहेंगे। उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों यही होगा। आपको रियली इसे 3D में थोड़ा सा फील करना होगा। 3D को मैं और आपके लिए एक चैप्टर अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैथमेटिक्स का 3D कवर करूंगा, वो इसीलिए सिर्फ जिससे आपको वेक्टर ढंग से फील हो पाए। ठीक, तो इसको आप समझते चले। जितना मैं आपको बता दूं, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि फिर आपका वेक्टर मैथमेटिक्स में भी और फिजिक्स में भी ऐसा कुछ भी पोर्शन नहीं रहने वाला है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन चाहे किसी भी कंपटीशन में आए हो, आप ढंग से अटेम्प्ट कर पाएंगे। केवल आपको पेन कॉपी लेकर के और तरीके से एक एक बात को नोट करते हुए चलना है। ठीक, चलो फिर मैं आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगली बात और बताता हूं। तो मैं वेक्टर की अब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको बताता हूं। मैं आपके सामने लिख रहा हूं सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। अब ये स्पेशल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं बच्चों, इनको धीरे धीरे करके समझते हैं। एक वेक्टर को आप स्पेस में ऐसे ही बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर यहाँ पर टेल है और यहाँ पर हेड है और ओ ए वेक्टर आपने ऐसे करके लिख दिया। तो वेक्टर को हम पैरेलली उसी डायरेक्शन में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इधर की तरफ 4 मीटर चलना है, तो मैं 4 मीटर इसको ऐसा का ऐसा ही कहीं पे भी पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, और क्या नहीं बदलना चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो केवल आप इसको ऐसे करके और यहां पर ऐसे अगर वेक्टर इधर ही डायरेक्शन में, ये थोड़ा तिरछा हो गया ना, चलो मैं सीधा सा बनाता हूं, इधर की डायरेक्शन में ये अगर खिसका करके यहां पे भी लिख दिया जाए,
ये अगर खिसका करके यहाँ पे भी लिख दिया जाए, खिसका करके यहाँ पर भी लिख दिया जाए, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो, ये भी 4 हो और ये भी 4 हो, यानी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, तो वेक्टर सेम ही रहता है। ऐसे वेक्टर कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, चाहे वो बने कहीं भी हो, उनकी क्या क्या सेम होनी चाहिए, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हम वेक्टर को जोड़ने का तरीका आपको पैरेलल लॉ ग्राम वाला बताएंगे और एक ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन बताएंगे। तो इनमें पैरेललोग्राम वाला जो तरीका होगा उसमें एक वेक्टर को शिफ्ट करके वहां पर लिखा गया होगा और दोनों एक ही प्रकार के वेक्टर माने जाएंगे। जैसे आपके पास अगर एक पैरेललोग्राम है ये और इसका एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये दोनों वेक्टर बराबर की, यही कही जाएगी कि ये वेक्टर इक्वल है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है और एक ही मैग्नीट्यूड है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? आप 4 मीटर पर सेकंड इधर दौड़ रहे हैं, चाहे यहां शुरू कर सकते हैं, चाहे कलकत्ता से 4 मीटर पर सेकंड इधर दौड़ना शुरू कर सकते हैं, वेक्टर सेम ही होगा। एक्चुअली इसका कारण है हम रियल दुनिया स्पेस में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका बना रहे हैं, ठीक है। रियल दुनिया और रिप्रेजेंट करने का तरीका ये एक्स वाई और जेड एक्सिस में अभी आपको समझा ही चुका हूं। तो ये इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अगले वेक्टर पर। अगर आपके पास बच्चों कोई वेक्टर ये है, इसे मैंने नाम दे दिया ओ से लेके ए, और ये है इसका हेड और ये है इसका टेल, ठीक है बच्चों। तो अब ये वेक्टर मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड मैंने वेलोसिटी ले रखी है ऐसे इधर की डायरेक्शन में। अब मैं अगर 4 मीटर पर सेकंड इधर की डायरेक्शन में यहां पर ली होती तो ये वेक्टर कौन से होते, दोनों इक्वल वेक्टर होते। लेकिन मैंने इसके जस्ट अपोजिट ऐसे ही ले ली 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन डायरेक्शन जस्ट 180 पलट दी मैंने। डायरेक्शन में एंगल आपने 180 पलट दिया, और अगर आप इसको यहां पे भी लिख दें 180 पलट के 4 मीटर पर सेकंड, चाहे आप यहां पे भी लिख दें, डायरेक्शन नहीं पलटे, ठीक। तो ये वेक्टर कहलाएंगे एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर, इनको कहेंगे हम अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अलग होती है, और हम कह सकते हैं ये अगर ओ ए वेक्टर है तो ये अगर इसका उल्टा ओ यहां ए यहां, ए ओ वेक्टर जो होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे, अनइक्वल की जो मैं अपोजिट वेक्टर की आपको कहानी बता रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है, इसे मॉड्यूलस कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं मॉड्यूलस। आपके पास ऐसे लिखा है -4 और इसके ये 2 डंडों के बीच में बंद कर दो तो आपका आंसर आएगा 4। मतलब ये माइनस के प्लस के चिन्ह को खत्म करके नेट वैल्यू देता है। मॉड्यूलस मैथमेटिक्स में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मॉड्यूलस फंक्शन को बहुत और ढंग से पढ़ा जाता है, इसका कर्व ऐसे बनेगा, कैसे कैसे वैल्यू मॉड्यूलस में बदल जाएंगे, ये सब आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। आप इसका साधारण काम समझिए। कोई मॉड्यूलस का काम क्या होता है, उससे ये माइनस के चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर ध्यान देता है। 4 मीटर पर सेकंड इधर हो, ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो, उसे 4 से मतलब है, उससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए -4 को उसने क्या कर दिया 4। आप मॉड्यूलस के अंदर 4 को बंद करें तो भी आंसर 4 आएगा, -4 को बंद करें तो भी आंसर 4 ही आएगा। यही इसकी कहानी। तो -5 का भी मोड क्या आएगा, 5। ये मॉड्यूलस का मतलब होता है, यानी कि अपोजिट वेक्टर में ओ ए वेक्टर और ए ओ वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। और अगर मैं इसको लिखूंगा अपोजिट हैं तो ओ ए वेक्टर को लिखूंगा माइनस के ए ओ वेक्टर के बराबर। तो ये दूसरी कहानी हो गई आपकी अपोजिट वेक्टर के बारे में, और वो पहली कहानी किसके बारे में थी, इक्वल वेक्टर के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की एक और बात बताता हूं। तो अगली बात मैं आपको बताता हूं 2 वेक्टरों के बीच में एंगल के बारे में। तो मैं लिखूंगा एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है उसे समझने की कोशिश करना। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर, आपके पास मान लो ये एक वेक्टर ए दे रखा है इधर और एक वेक्टर बी दे रखा है इधर, या फिर मैं कह दूं इधर। तो आपको ये देखना होगा कि इनके बीच में एंगल क्या है, तो तुम्हें पता चल रहा है ये 90 है। लेकिन ऐसे ये 90 कहना बिल्कुल सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास मान लो एक वेक्टर ये रहा ए और एक वेक्टर ये रहा बी, और आप इनके बीच में कह दें कि इनके बीच में एंगल है 120, तो ये सरासर गलत एंगल आपने कहा है। क्योंकि एंगल जो होता है किसी वेक्टर के बीच में, उसकी टेल को टेल से पहले जोड़ो। मैंने कहा ये वेक्टर आप शिफ्ट करके आगे भी लिख सकते हैं, तो पहले आप इसको आगे करके लिखेंगे तो ये इधर की तरफ जाता। तो अब देखते टेल को टेल से अगर जब आप जोड़ देंगे तब उनके बीच का जो छोटा एंगल होगा वही होगा वेक्टर के बीच का एंगल। फिर से समझो, आपके पास एक वेक्टर ऐसे दे रखा है और एक वेक्टर ऐसे आया, तो आप ये कह देंगे कि इनके बीच में एंगल 60 है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको क्या करना है, इसको खिसका करके पहले ताल से ताल मिलाना है। हाँ, ये मिल गई, टेल से टेल मिलाइए। अब जब टेल से टेल मिल गई तब ये देखिए कि अब इनके बीच में छोटा एंगल क्या है,
है। देखो इनके बीच में ये भी एंगल है टेल से टेल मिला करके, और एक ये भी है। आ, तो ये छोटा वाला लेना है, ये सॉरी ये छोटा वाला लेना है, ये बड़ा वाला नहीं लेना, ये 60। तो ये कितना होने वाला है अब आपका, ये होने वाला है 120। तो आपको ये एंगल इनके बीच में रखना है, ये नहीं रखना है। आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर मैंने और बना दूं, चलो जैसे ये वेक्टर दे रखा है और एक वेक्टर ये दे रखा है, और इनके बीच में ये एंगल मैंने बना दिया 45 डिग्री। तो आप इनके बीच में एंगल क्या करेंगे, फिर दोबारा इसको आगे बढ़ा करके इनकी टेल से टेल मिला देंगे, फिर ये देखेंगे अब ये कितना एंगल बचा है, यही एंगल इनके बीच में होगा 135। बोलो एंगल दो वेक्टर के बीच में आपको हमेशा ध्यान रहेगा, कोई भी दो वेक्टर हो आप पहले इनकी टेल से टेल मिलाइए, फिर इनके बीच में छोटे वाला साइड पोर्शन का एंगल देखिए। हाइट तो दो टाइप के एंगल हो सकते हैं, जब इसको इसकी टेल से टेल मिला दोगे तो ये भी तो एंगल आएगा बड़ा वाला, लेकिन बड़ा वाला नहीं देखना है आपको, छोटा वाला देखना है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कभी भी दो वेक्टर उल्टे सीधे आड़े मेढ़े टेढ़े चेढ़े कैसे भी दे रखे हो, ये तो आपके बीच में ये एंगल नहीं कहना है इन्हें, फिर आगे बढ़ाना है, फिर आगे बढ़ा करके टेल से टेल मिलानी है। ये हेड हेड यहाँ पर देखेंगे तो हेड और हेड के बीच में ये जो एंगल आएगा वही एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे वेक्टर के बारे में। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपनी तरफ से जो भी भाषा लिखना चाहते हैं वही लिखिए। मैं हमें कभी भी आपको डेफिनेशन लिखाने पर ये गौर इसीलिए नहीं जोर देता हूँ, आपको इसकी एक लिंक दे दूंगा जो मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स होंगे वो, लेकिन आप जो अपने मन से अपनी भाषा में जो लिखना चाहेंगे वही आपको एंड तक याद रहेगी। ठीक, तो कभी भी आप पढ़ाई करते समय, आप वीडियो देखते समय अगर आपने सुन के और बात को टाल दिया तो आपने एक सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर अपनी भाषा में लिखा तो ये आपने एक अच्छी नॉलेज इकट्ठा की है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बड़ा अंतर होता है। आपके यहाँ यूट्यूब पर हजारों वीडियो आपको एक वेक्टर पर मिल जाएंगी और काफी बड़ी बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी और उन्हें आप देखते रहेंगे, कोई भी अंतर नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूँ स्पेशल मेरी देखने से भी आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारने वाले हैं। बस अगर आपने किसी को भी सिंसियरिटी से देखा, उसके बाद आपने उसके प्रॉपर अपने तरीके से उसको लिखा, अपनी भाषा में लिखा, जिसको आपको खुद को याद रखना है। ये कॉपी आपकी जो आप लिखेंगे नोट्स, वो कहीं किसी भी बहुत बड़े अखबार में छपने नहीं जा रही है। हो सकता है कि आपके छोटे भाई के टिफिन में रख के आ जाए अगली साल, ये छोटा सा इसका काम इस्तेमाल में हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए आप अपने लिए लिखते रहें, क्योंकि लिखते समय आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक, अपनी भाषा में लिखिए जो मैंने आपको बताया है। मैं आपको ऐसे करके डेफिनेशन के तौर पर यहाँ कुछ भी लिखाने वाला नहीं हूँ। अगली प्रॉपर्टी बताता हूँ, यहाँ समझ में नहीं आई हो तो रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। तो दो डिफरेंट टाइप के वेक्टर आपके सामने और बता रहा हूं। पहला मैं लिखूंगा कोलिनियर और दूसरा लिखूंगा आपके लिए कोप्लेनर। ठीक, पहले कोलिनियर का मतलब समझें। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में चलें, जैसे ये तो ये तीनों वेक्टर कोलिनियर कहे जाएंगे, एक लाइन में लाई कर रहे हों। अब जैसे मान लो कि मैं यहां से लेके यहां तक चलता हूं 3 किलोमीटर और यहां से लेके यहां तक चलता हूं 4 किलोमीटर। ठीक, तो अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे तो यहां से लेके यहां ए से लेकर के बी और बी से लेकर के सी तक का जो सम आएगा वो 7 आएगा। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, तब वेक्टर का सम, अगर ऐसे ही कंडीशन आ जाती है तब ये कहलाएगा आपका कोलिनियर। ये दोनों यहां से लेके यहां तक ये कोलिनियर कहे जाएंगे, क्योंकि इससे यहां से यहां तक का सम जो आए वो AC के बराबर आ जाए, यहां से इनिशियल से फाइनल तक के बराबर। तो ये कोलिनियर थे, यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक चला, तो टोटल यहां से यहां तक चला और ये वैल्यू अगर बराबर आ जाती है, क्योंकि एक ही लाइन में लाई कर रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था 3 और 4 7 तभी हो सकते हैं वेक्टर की कंडीशन में जब वो एक ही सीध में हो तब, तो इनको कहेंगे हम कोलिनियर। ठीक है, अगली बात पर आते हैं, कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक प्लेन में लाई करें। अब प्लेन क्या होता है पहले ये समझो। मैंने जो आपको 3 डायरेक्शन बताई है ना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बाहर और अंदर वाली ये जेड एक्सिस। ठीक, अब ये मेरे पास जो बोर्ड है इसमें ये 2 डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस बोर्ड को हम कहेंगे एक प्लेन। प्लेन का मतलब समतल। ये दीवार एक प्लेन कही जाएगी, क्योंकि दीवार पर आप आगे पीछे ऊपर नीचे इधर से उधर कहीं पे भी नोट लिख सकते। इसके ऊपर नहीं लिख सकते, इसके अंदर नहीं लिख सकते। तो ऐसी चीज है, देखो इस दीवार पर मैं ऐसा करके कहीं पे भी ये लिख दूं, ये सब के सब कोप्लेनर कहे जाएंगे, क्योंकि इनको एक प्लेन में हम रख सकते हैं। अगर इनको साइड में से देखें तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कोप्लेनर की ये सबसे बड़ी खासियत है। एक 3 सेट चद्दर ऐसे करके पड़ी हुई है और उसमें ढेर सारी ऐसे करके लाइनें खींच दो आप, और इधर से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही तो वो 3 सेट में जितनी भी चीजें पड़ी हुई है वो सब कही जाएंगी कोप्लेनर।
ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आने लगा। अब जैसे ये 4 वेक्टर थे, एक वेक्टर ऊपर की तरफ आ जाता तो ये कोप्लेनर नहीं होता। तो कोप्लेनर का मतलब होता है लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। तो ये कोप्लेनर की कहानी है। कोलिनियर को आपको समझ में आने लगा, एक ही लाइन में लाई करते हैं, और कोप्लेनर एक प्लेन में लाई करते हैं। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे इन दोनों का बड़ा महत्व आएगा, कोप्लेनर और कोलिनियर का, इसीलिए आपको अभी शुरू में ये सब बताया जा रहा है। आपको डेफिनेशन के तौर पर ये बातें पता होनी चाहिए, असली मतलब पता होना चाहिए, कोलिनियर का मतलब क्या है और कोप्लेनर का मतलब क्या है। चलो मैं अगली बात बताता हूँ। अगले अभी तक के जितने वेक्टर बताए उन सबसे महत्वपूर्ण वेक्टर है, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को मैं थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं। कभी भी कोई वेक्टर मान लो जैसे ए अगर यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए चिन्ह भी एक इस्तेमाल किया गया है, कैप। जैसे मैंने अभी आपके सामने इस एक्स एक्सिस को आई कैप लिखा था, वाई एक्सिस को जे कैप लिखा था और जेड एक्सिस को के कैप लिखा था। ये कैप लग करके आपको ये बताना चाह रहा था कि एक यूनिट आप एक्स की तरफ और एक यूनिट आप वाई की तरफ और एक यूनिट जे की तरफ यानी कि के की तरफ यानी जेड की तरफ चल रहे हैं। आप 1 किलोमीटर चल रहे हो, आप बड़ा नक्शा बना रहे हैं तो किलोमीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी ले सकते हैं, मगर यहां बात हो रही है एक यूनिट की। कभी भी एक यूनिट की बात हो तो उसे हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ए कैप का मतलब होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर 1, मतलब कि अगर आपके वेक्टर पर कैप लग गया तो इसका कहने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब जैसे मैं कह दूं 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, तो ये 1 किलोमीटर इसकी यूनिट थी और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। अब मैं 1 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा दूं तो 1 यूनिट फोर्स आपने ऊपर की डायरेक्शन में लगा दिया, जे कैप की डायरेक्शन में लगा दिया। तो इसको स्पेशल नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि 1 का किसी में भी गुणा कर दो, 1 का आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वैल्यू में कोई फर्क आता नहीं है। आप 5 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क आएगा क्या, नहीं। लेकिन अगर इस पे कैप क्या कर देगा इसमें कि आपको डायरेक्शन बताने लगेगा और मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं। इसीलिए जनरली किसी भी चीज में हम कैप मल्टीप्लाई करके चल रहे होते हैं। जैसे आप अभी आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन हम इसमें आर कैप ऐसे करके मल्टीप्लाई करते करेंगे। ये आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन आर डायरेक्शन। तो ये यूनिट वेक्टर आपको बता रहा होगा कि यहाँ 1 का मल्टीप्लाई होकर के फोर्स की तो मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसे ही आप फॉर्मूला पढ़ेंगे K(Q1Q2) बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसमें भी आर कैप का मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। ये आर कैप आपको बता रहा है कि फील्ड या फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो फोर्स पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ा सिस्टम बना के तैयार किया गया है। ये आगे बहुत जगह काम में आने वाला है। और जितने भी आपको डिफरेंट टाइप के वेक्टर बताए उन सब में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर ही होता है। अब जैसे आपके पास लिखा है 12 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ, तो आपके पास ये किलोमीटर ईस्ट की तरफ अगर ये 1 हो जाता तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता। तो आप क्या करें, 12 से इसको डिवाइड कर दें तो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपके पास यूनिट। यानी कि आपको किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। इसीलिए फॉर्मूला भी ए कैप का यही होता है कि अगर ए वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको और डिटेल में आपको मैथमेटिक्स के वाले भाग में बताऊंगा। चलो एक छोटा सा वेक्टर और बताते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक वेक्टर और है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब समझ में, नल खोला पानी पी गए हैं, नल का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक, ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ही ना हो, ऐसे वेक्टर को कहेंगे नल वेक्टर। अब इसका इस्तेमाल क्या है, जब दो वेक्टर सम करेंगे तब एक जब 0 होता है तो भी वो काम में आ जाता है। इसको जब वेक्टर सम में अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। वेक्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। इस इंट्रोडक्शन में आपको फर्स्ट ये फील कराना चाह रहा था कि ये वेक्टर का महत्व तो आगे की फिजिक्स में बहुत ज्यादा होने वाला है। इसीलिए अगर आपने इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी हो गया है तो एक बार स्लो करके रिमाइंड करके पूरी वीडियो ढंग से देखें, खुद अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाएं। इतनी सारी बात मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आगे इसके बारे में, वेक्टर की खूबियां। जब मैं इतना गुणगान कर रहा हूं तो वास्तव में ये बहुत जरूरी होगा कि इसीलिए आप ढंग से इसको करते चलें। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार।